सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और स्टॉक एक्सचेंज की सूरत-ए-हाल से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जहां पर आज कुछ मंदी देखी गई और 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी आज रिकॉर्ड की गई है। तो बतौर मजमूई ये हफ्ता स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेहतर चल रहा था, लेकिन आज थोड़ी उतार चढ़ाव की कैफियत सामने आई है, जबकि ओवरऑल मुल्क की मईशत को लेकर इस वक्त बेहतर और मुस्बत खबरें सामने आ रही हैं। अब आज की इस मंदी के मार्केट पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, आगे मार्केट कितना रिकवर करेगी और मजीद कितने रिकॉर्ड्स की तरफ जाएगी, इस पूरी सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे। अली नवाज साहब CEO हैं जे सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। अली नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अब ये उतार चढ़ाव का जो ये सिलसिला है ये जारी रहेगा जब तक ये IMF का प्रोग्राम की सेटलमेंट नहीं हो जाती, नेगोशिएशन नहीं हो जाती, या फिर हम स्टेबिलिटी कुछ देख सकते हैं इसमें मजीद आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए हमने आपको लास्ट कुछ दिनों में देखा कि मार्केट में बहुत अच्छी जो है वो तेजी देखी गई है। हाउएवर अभी जो है वो सिंस ये सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर्स का विजिट था, ये मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज़ थी। बट अब थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो हमारा जो है फोकस हो रहा है वो बजट और IMF प्रोग्राम, और हमने देखा कि आज जो है वो अखबारों में खबर थी कि IMF जो है वो कुछ टैक्स इंक्रीज करने का जो है वो रेकमेंड कर रहे हैं। तो आई थिंक इस तरीके का न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा बजट से पहले नॉर्मल होता है और इसी वजह से मार्केट में जो है वो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी जाती है। बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर, जिस तरह कल वजीर खजाना ने भी कहा कि जो है वो इन्फ्लेशन के नंबर्स आगे वाले महीनों में नीचे आएंगे और शायद हम शरह सूद भी जो है वो आने वाले महीनों में नीचे आता हुआ देखेंगे। तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम का बाइस बनेगा। बट बजट से पहले थोड़ी सी करेक्शंस या वॉलेटिलिटी जो है ये नॉर्मल होती है और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ये मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन होती है कि मार्केट में कोई बबल नहीं बन रहा है, बल्कि मार्केट अपने करेक्शंस के साथ जो है वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब ये 72 या 73,000 का जो इंडेक्स है ये क्रॉस भी हो जाता है, फिर मार्केट रिकवरी भी हो जाती है, लेकिन अच्छी बात यह कि 70,000 से नीचे या 60s में मार्केट नहीं जा रही है। तो ये मोमेंटम इसी तरह से मार्केट आगे आने वाले दिनों में कैरी करेगी, या फिर 2-3 माह पहले हमने देखा था कि एक मौके पर 60,000 से भी नीचे मार्केट चली गई थी, उस तरह का कोई डाउनफॉल तो एक्सपेक्टेड नहीं है? देखिए होता यह है कि कोई इस तरीके की अभी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से हम मार्केट में कोई एक बहुत बड़ी करेक्शन देखें। हाउएवर 4-5% की करेक्शन जो है वो मार्केट का एक पार्ट होती है, नॉर्मल होती है, जो हम एक नॉर्मल बिहेवियर में भी देख सकते हैं। तो अगर आप ये कहें कि जो है क्या कोई ऐसी वजह जो कि जिसकी वजह से कोई मंदी हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से कोई चीज़ है। आई थिंक इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है, तो हम मार्केट में परफॉर्मेंस आगे बेहतर ही देखेंगे। और अली बात साहब, मार्केट में न्यू इन्वेस्टमेंट फिर इन मौक़ों पर कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है जब मार्केट पॉजिटिव अपने इंडेक्स शो कर रही होती है, ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव वे में जा रहे होते हैं, तो ऐसे में नए सरमाकारों का एतमाद बहाल होता है, मार्केट में नई इन्वेस्टमेंट आती है? और इन रिसेंट पास्ट में ये एक्सपीरियंस किया आपने कि नई इन्वेस्टमेंट आई है इस दौरान? जी बिल्कुल, हम खास तौर पे ये देख रहे हैं कि लोकल की तो एक्टिविटी काफ़ी बेहतर है, बट हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से जो है वो जी, अली नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं चेस सिक्योरिटीज़ के। रिकनेक्ट होंगे, उनसे मजीद कुछ सवाल किए जा सकें और मार्केट की इस वक्त करेक्शन से मुताल्लिक बात करें कि बजट से पहले ये एक्सपेक्टेड होता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन मार्केट में आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक स्टेबिलिटी के साथ मार्केट आगे बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की कमी इंडेक्स में वाक़ई नहीं हुई है। और पिछले 2 रोज़ में हमने देखा था मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अपना सफ़र जारी रखा था। 70,000 प्लस में मार्केट अभी भी मौजूद है, जो कि एक अच्छा साइन है, चूँकि आने वाले दिनों में जब मॉनेटरी पॉलिसी में कमी होती है और फिर IMF के प्रोग्राम को पाकिस्तान कामयाबी के साथ हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो उससे भी फिर मार्केट पर बड़े बेहतर असरात मुरतब होंगे और न सिर्फ नए सरमाकारों का एतमाद बहाल होगा, बल्कि अली नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली नवाज साहब, ये इन दिनों में क्या एक बेहतर टाइम होता है नए सरमाकार के लिए कि वो आए और इन अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठाए? देखिए, हम इन्वेस्टर्स को ये रेकमेंड करते हैं कि जब भी इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में खास तौर पे इन्वेस्ट करने आए तो थोड़ा सा व्यू कंपनीज पर ले, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे लें, और अगर वो थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेकर कंपनीज के ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए वो इन्वेस्ट करते हैं तो जो है वो हम देखेंगे कि ये उनके लिए मुनाफा बख्श होंगी। और हम देखें कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, हमारे हर सेक्टर, चाहे वो ENP हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, सबके मुनाफे बहुत अच्छे हैं। तो अगर वो अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे और इकोनॉमी हमारी इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ चलती रही, तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर करना जरूर फायदेमंद साबित हो।
और अली नवाज साहब, जो इस वक्त मार्केट का हमारा ओवरऑल वॉल्यूम है, उसमें अभी कितना स्पेस है इसको बढ़ाने का, और कितना बढ़ाया जा सकता है? क्या उसमें लोकल इन्वेस्टमेंट ही मज़ीद बढ़ाई जाए या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम तवक्को करें, या जो पाकिस्तान के इस वक्त बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो आएँ और मार्केट को मज़ीद वो ऊपर की तरफ लेकर जाएँ? देखिए, इसमें बात यह है कि हमें पूरी तवज्जो जो है वो अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम की तरफ देनी चाहिए। जैसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, खुद ब खुद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है और लोकल इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस मार्केट में वापस आता है। वॉल्यूम्स इस वक्त मार्केट में आप समझे, वैल्यूएशंस तो बहुत ही सस्ती हैं, बट जो वॉल्यूम्स या हम जिसको वैल्यू ट्रेडेड करते हैं वो भी अभी कुछ भी नहीं है। इस वक्त जो है वो 25 अरब से 30 अरब रुपए का काम होता है पूरे दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ये 100 अरब रुपए भी जो है वो हमने हिस्ट्री में देखा है, जब हमारी इकोनॉमी बेहतर थी तो ये होते हुए। तो आई थिंक ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, अभी भी बहुत रूम है। सिर्फ हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने पर काम करें, जिससे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स भी आएगी और मार्केट्स भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली नवाज साहब, चेस सिक्योरिटीज़ के CEO हमारे साथ मौजूद थे कि किस तरह मार्केट आगे मजीद बेहतरी की जानिब जा सकती है और हमारे मुल्क के जो माशी अशारी हैं वो भी मुस्बत सिमत में जा रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान IMF का एक बड़ा प्रोग्राम लेने जा रहा है, लेकिन उसके लिए शराइत सख्त से सख्त होती जा रही हैं। अब IMF ने जो एक ताज़ा मुतालबा किया है वो ये है कि 1300 अरब के इजाफी टैक्स लगाए जाएँ और फिर इस मुतालबे के नाफिजुल अमल होने के बाद जो FBR का रेवेन्यू है वो बढ़कर 12.3 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि इससे जो एक कारोबारी तबका है या जो तनख्वाहदार तबका है उसी पर ये बोझ पड़ना है। अब अगर ये बोझ आवाम पर डाला जाता है तो इसके कितने मनफी असरात मुरतब होंगे, ओवरऑल ये कितना बेहतर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए साबित हो सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। सद्दाम हुसैन साहब पॉलिसी एनालिस्ट रिसर्चर हैं, पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सद्दाम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 1300 अरब, कभी 800 अरब, कभी 200 अरब, अगर ये इस तरह के इजाफी टैक्सेस आवाम पर लाद दिए जाएंगे तो ये आवाम कहाँ जाएगी? महंगाई में पहले ही इजाफा हो रहा है। IMF प्रोग्राम का मतलब लोग लेते ही हैं कि अब शायद महंगाई बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, बिजली और गैस के टैरिफ बढ़ेंगे। अब ये मजीद 1300 अरब का टैक्स लगाया जा रहा है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। टैक्स के रेवेन्यूज इंक्रीज होने चाहिए, बस किस सिमत में हो रहे हैं इसका हमें अंदाजा लगाना होगा। अगर तो ये टैक्स उन्हीं लोगों से लिया जा रहा है जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो फिर ये नुकसानदेह साबित होगा बिजनेस ह्यूमैनिटी के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। इससे जो आपकी जो डिमांड साइड है वो डिक्रीज होगी और इकॉनमी और श्रिंक होती जाएगी। हमें ये सिम्स हमें मुतय्यन करनी होगी कि अगर टैक्स हमें रेवेन्यूज इंक्रीज करना है तो टैक्स बेस जो है उसको इंक्रीज की जाए। पाइड बहैसियत इदारा हम कहते हैं कि यूनिवर्सल इनकम टैक्स लगाया जाए, एग्रीकल्चर टैक्स लगाया जाए और चीज़ों के ऊपर। मगर जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं उनके ऊपर अगर और टैक्स इंक्रीज करेंगे तो ये नुकसानदेह होगा। तो हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, ना कि शॉर्ट टर्म जो मैयर्स हैं, इन मैयर्स से हमें फौरी तौर पर रेवेन्यू तो आ सकता है, बट अगर हमें लॉन्ग टर्म देखना है तो हमें टैक्स बेस जो है उसको इंक्रीज करना होगा। तो सद्दाम साहब, ये रिफॉर्म्स के नाम पर हमेशा सिर्फ टैक्स रिफॉर्म्स ही की जाती है, वो चाहे पेट्रोलियम प्राइसेस पर नया टैक्स लगा दिया जाए, वो इनकम टैक्स लगा दिया जाए, वो किसी की जो भी आमदनी है उस पर टैक्स को लाद दिया जाता है और उसको बढ़ा दिया जाता है। अभी हमने देखा वो ताजिर दोस्त स्कीम एक लाई जा रही थी, वो बुरी तरह नाकामी से दोचार हुई है। तो ये अगर अपने टैक्स नेट को बढ़ाना है हुकूमत को तो उसके लिए इकदाम क्या उठाए जाएँ, क्योंकि अस खुद तो कोई भी यहाँ पर टैक्स देने को तैयार नहीं है। देखिए, मसला ये कि टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं असल में टैक्स रिफॉर्म्स हैं ही नहीं। जिस तरह आपने भी जिक्र किया, 20-25 सालों से मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो है प्रोजेक्ट्स आए, फंडिंग आई टैक्स रिफॉर्म की। सो टैक्स बढ़ाना और जो ऑलरेडी लोग हैं बिजनेस के अंदर उनसे टैक्स लेना, ये टैक्स रिफॉर्म नहीं होता है। टैक्स रिफॉर्म ये होता है आप टैक्स पेइंग का जो प्रोसीजर है, जिसे हम कहते हैं कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ पेइंग टैक्स, आप उसको आसान बनाएं, आप उस प्रोसेस को आसान बनाएं, आप टैक्स रेट्स को कम करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपने कहे GST वगैरह, आप उसको कम करें। तो एक ये भी मिथ है कि वी आर नॉट पेइंग टैक्सेस, पूरी आवाम आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रही है, आपका जो इनकम का तबका है वो टैक्स पे कर है। तो जो हमें असल रिफॉर्म करनी है वो आज तक हो नहीं पाई। हमारा जो फोकस है वो किसी और जगह है। हमें जो इदारे टैक्स नेट में नहीं आ रहे उनको हमें लेके आना है। एग्रीकल्चर में सबसे जो है बड़ा है, तो हम सिर्फ टैक्स इंक्रीज करने में और जो ऑलरेडी टैक्स मतलब जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके जो टैक्स पेयर्स हैं, जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, उनसे आप लेते हैं टैक्स, जो कि टैक्स बेस में है नहीं, उनसे आप नहीं लेते। तो असल रिफॉर्म वो होगी, ना कि टैक्स रेट इंक्रीज करना।
ठीक है, तो अब सदाम साहब ये ज़ाहिर इन रिफॉर्म्स को फिर आगे किस तरह बढ़ाया जाए? अब ये निष्कारी के मामले पर हुकूमत एक इकदाम लेती है, 20-21 इदारों को निष्कारी की बात करती है, तो वहाँ से एक पॉलिटिकल ओपोनेंट खड़ा हो जाता है जो कि उसके खिलाफ होता है। तो ये हुकूमत के लिए भी फिर इस तरह के इकदाम उठाना बड़ी मुश्किल का बाइस होता है, जहाँ पे 5-6 सियासी जमातें एक साथ एक धारे में मौजूद हों। तो फिर ये इस तरह मामला को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाएगा? IMF की सारी शराइत को हुकूमत पूरी करने के काबिल होगी? अभी तो हमारी मजबूरी है IMF की, हमें जरूरत भी है इन शॉर्ट रन, तो हमें कुछ ना कुछ इकदाम तो करने होंगे, मगर इन पैरेलल हमें अपने मुल्क को भी ठीक करना होगा। तो कुछ शर्तें हमें उनकी माननी होंगी शॉर्ट रन में, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए जो रिफॉर्म लेके आने के लिए हमें इन पैरेलल, ताकि जो हम इनसे IMF से हमें जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी या जो भी फंडिंग मिलेगी वो हमें एक ब्रीदिंग स्पेस देगा। उस ब्रीदिंग स्पेस को हमें इस्तेमाल करना चाहिए फॉर रियल रिफॉर्म। हमेशा होता क्या है कि हम उनसे वो फंडिंग ले लेते हैं और हम समझते हैं कि जिसका सब कुछ ठीक है, वो फंडिंग इस्तेमाल हो जाती है। फंडिंग जब खत्म होती है तो फिर हमें अब फिर याद आता है कि यार ये रिफॉर्म तो होनी थी, जो कि नहीं हुई। फिर हम जाते हैं एक रिफॉर्म प्रोग्राम की तरफ। तो हम उस स्पेस को, उस टाइम को मैनेज करें रिफॉर्म के लिए। जिस तरह आपने कहा कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो हमारी एक अपनी रिपोर्ट है कि 60+ जो हुकूमती फुटप्रिंट है, मतलब हर 60+ का जो फीसद है हर सेक्टर में वो हुकूमत है। तो जब हुकूमत आती है तो टेक्निकली, इकोनॉमिकली वो इनएफिशिएंट होती है, बिकॉज जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो दैट इज प्रॉफिट ड्रिवन, एफिशिएंसी ड्रिवन। हुकूमत ना प्रॉफिट ड्रिवन होती है ना एफिशिएंसी ड्रिवन होती है। तो जो इदारे आपसे नहीं रन हो रहे आप उनको प्राइवेट इदारों को दें। और ये भी एक मिथ है कि प्राइवेटाइजेशन से जो गरीब आदमी है उसका नुकसान हो जाएगा, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सैकड़ों टाइप्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, प्राइवेटाइजेशन की। उनसे ऐसे एग्रीमेंट हो सकते हैं जो कि ये सिक्योर करें कि अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे लोग, जो ये सिक्योर करें कि आपने ये एक जो कंडीशन है वो लगानी है। तो ये भी हमारे एक बहुत अजीब सा है कि प्राइवेटाइजेशन होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोगों को निकाल देंगे और जो चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल रेलवे है, ये PI है कि PI के टिकट एक्सपेंसिव हो जाएंगे, रेलवे के टिकट एक्सपेंसिव हो जाएंगे। याद रखें कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ड्रिवन है, वो आपको रेलवे में ऑप्शंस भी देगा क्योंकि उसने एफिशिएंसी को भी वो रखना है, प्रिंसिपल रखना है। तो वो आपको रेलवे के अंदर A, B, C, D कैटेगरी ऑप्शन देगा, जिसमें अच्छे आरामदेह सफर करने वो A कैटेगरी में जाए, जिसने नहीं करना B कैटेगरी में जाए। तो हमें ये प्रोसेस कहीं ना कहीं स्टार्ट तो लेना है। अगर हम 75 साल से यही वेट करें कि जी ये नुकसान हो जाएगा, तो वी हैव टू टेक। लेकिन सदाम साहब, अगर प्राइवेटाइज होने के बाद ये इदारे चल पड़ते हैं या इनमें से चंद इदारे भी चल पड़ते हैं और प्रॉफिटेबल जोन में दाखिल हो जाते हैं, तो ये तो फिर पाकिस्तान की इस हुकूमत या पिछली हुकूमतों के लिए खुद एक बड़ा सवालिया निशान नहीं होगा कि उनके अदवार में जो इदारे बड़े लॉस में थे, मुल्क के ख़जाने पर एक बड़ा बोझ थे, वो अब प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं? जी एग्जैक्टली। तो ये तो सवालिया निशान है, इकोनॉमिकली भी टेक्निकली भी। कि हुकूमत का ये काम है ही नहीं कि 60% आपके जो फुटप्रिंट है कि आप 60% जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर आप इन्वॉल्व हों। हुकूमत का काम है टू फैसिलिटेट, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज कि आप काम को आसान बनाएं। कोई गेम हो रही है, कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, या कोई डील हो रही है, या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, हुकूमत का काम इतना है कि ताकि उसको आसान बनाए, फैसिलिटेट करे या रेगुलेट करे ताकि आवाम का नुकसान ना हो या किसी कोई भी जो इन्वॉल्व है उसका नुकसान ना हो, कोई भी स्टेक होल्डर। हुकूमत बजाते खुद जब प्लेयर आएगी तो फिर मसाइल होंगे। जिस तरह हम खेलते हैं, गेम खेलते हैं, अंपायर होता है, इज द रेगुलेटर, वो देखता है गेम ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, वो रूल डिफाइन करता है, फैसले करता है। अगर अंपायर खुद एज अ प्लेयर आ जाए तो फिर तो मसाइल होंगे। तो इस वक्त अंपायर खुद प्लेयर आया हुआ है, हमारी हुकूमत खुद हर सेक्टर में आ रही है, हर सेक्टर में वो इन्वॉल्व है। तो जब एक बंदा, एक हुकूमत इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगी तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को आप रहने दें, टेक्निकल प्रिंसिपल्स को आप रहने दें। जब एक इदारा या एक हुकूमत इतने सेक्टर्स को संभाले होगी तो ऑब्वियसली इनएफिशिएंसी आएगी। तो आप खुद हर चीज़ को मत संभालें, जस्ट दें जो प्राइवेट सेक्टर को देना प्राइवेट सेक्टर को दें, जो रिफॉर्म हो सकता है उसको आप रिफॉर्म करें। तो यही वे है। अदरवाइज तो अगर IMF से हमें फंडिंग मिल भी जाती है और अगर ये रिफॉर्म नहीं होती जिनकी मैंने बात की है, तो 3 साल बाद हम फिर इस जगह पे होंगे, तो फिर एक और IMF प्रोग्राम में हमें आना होगा। और सदाम साहब, ये अगर 3 या 4 साल या 5 साल प्रोग्राम भी होता है, इसमें $8 अरब अगर मिल रहे हैं, तो वो एक साल का अगर आप एक रेशो निकालें तो वो तो $2 अरब या $1.6 अरब
हमें हर साल मिलेंगे। तो जो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी पेमेंट्स करनी है, उस हिसाब से क्या पाकिस्तान एक सेफ जोन में दाखिल हो जाएगा? एक ब्रीदिंग स्पेस तो मिलेगा, लेकिन क्या उतने डॉलर्स पाकिस्तान के पास अवेलेबल होंगे कि बासानी वो पेमेंट्स भी की जा सकें, या फिर मुस्तकिल बुनियादों पर रोल ओवर पर काम करना पड़ेगा पाकिस्तान को? ये इन सवालों का नुक्ता उधर से जाके मिलता है कि अगर हम रिफॉर्म लेके आए, अगर हम रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे तो फिर हम रोल ओवर्स पे और उस तरह से फिर फ्लेक्सिबिलिटी पे फिर फ्रेंड्स के इधर से लो और इधर दो, तो यही काम होता रहेगा। जिस तरह भी पेंशन की बात हो रही कि एज इंक्रीज की जाए, तो वही बात है कि शॉर्ट टर्म अप्रोच है, लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है। इससे आपकी अकाउंटिंग तो फिलहाल ठीक हो जाएगी, मगर अगर लॉन्ग टर्म आपने जाने तो मैंडेटरी पेंशन के सिस्टम जो इंटरनेशनली राइज है, आप उसको लेके आए ताकि मसला खत्म हो। एज इंक्रीज करने से आपकी वक्ती तौर पे अकाउंटिंग ठीक हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन साहब, पॉलिटिकल लेक्चर फाइट से हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में अचानक कमी आना शुरू हो गई है। एक मौका था कि बहुत बड़ी तादाद में इन गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो रहा था, लेकिन अब बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी कीमतें कम करने पर मजबूर हो चुके हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या पाकिस्तान में ये कीमतें मज़ीद कमी की जानिब जा सकती हैं? इसमें आप टोयोटा, होंडा, किया या सुजुकी की जो गाड़ियाँ हैं उनकी अभी कीमतों में हालिया जो कमी हुई है वो 7-7, 8-8 लाख रुपये एक एक गाड़ी की कीमत में ये कमी की गई है। तो जो इनकी सेल कम हो गई थी बढ़ती हुई कीमत की वजह से, क्या वो बुनियादी वजह इसकी है या फिर कोई और वजूहात भी हैं? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मशहूद अली खान साहब ऑटो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला है। जो मौजूदा दौर में हम कीमतों में कमी देख रहे हैं, खुशाइन चीज़ है। अलग बात है कि एक मौके पर कीमत डबल हो गई थी और अब जो कमी हो रही है 20% या 24% हो रही है। अभी भी बहरहाल ये कीमतें खासी ज़्यादा हैं, लेकिन ये कमी का रुझान अब क्यों पैदा हुआ है? देखिए, ये तो एक कंपनी पॉलिसी के तहत इन्होंने एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी अपनाई। कुछ OEMs ने अपने कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स को प्राइसेस कट डाउन करके मार्केट में अट्रैक्टिवनेस पैदा की, और हमने ये देखा कि लास्ट के 2 दिन के अंदर उनकी बुकिंग अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी कहलाई जाएगी, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि वो बुकिंग 2 दिन या 3 दिन के बाद बंद हो गई। तो इसका इम्पैक्ट जो 2 से 3 दिन में आपने देखा कि वो बुकिंग की सूरत हाल में बेहतर नजर आया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये एंड कंज्यूमर था या इसमें भी इन्वेस्टर्स आ गया। पाकिस्तान में कोई भी चीज अच्छी करनी चाहते हैं लोग, उसमें अक्सर मैंने ये देखा है कि इन्वेस्टर कूद जाता है और उसका एडवांटेज कंज्यूमर को बजाय इन्वेस्टर उसका एडवांटेज। यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही लगता है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज में जो रोल प्ले करेगा, वो इंजॉय जो करेगा वो एंड कंज्यूमर के बजाय इन्वेस्टर्स करेंगे। और मशहूद साहब, सिर्फ ये यूनिट्स की सेल बढ़ाने के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है? चूंकि अभी पिछले अगर कुछ महीनों का या 1-1.5 साल का हम जायजा लें तो ये जो यूनिट्स की सेल है वो मुस्तकिल हर कंपनी की ऑलमोस्ट वो बड़ी गाड़ियों की कम से कम होती जा रही है, तो ये इसकी एक वजह है? बहुत बुनियादी वजह है। आप 2.5 साल में देखें इंडस्ट्री तो श्रिंक कर गई। अगर मैं ट्रक एंड बसेस देख लूं तो ट्रक एंड बसेस हमारा जो वॉल्यूम था आज इस साल 2000 जून 24 में हम 1000 ट्रक ना पाएंगे, जहां हम अपना रिकॉर्ड था 4 से 5000 7000 की तरफ हम बढ़ रहे थे। जहां हम सीपैक्स की बात कर रहे थे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे थे, वहां ट्रक आज हम 1 साल में देख रहे हैं 1000 ट्रक एंड बसेस बन रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो कार इंडस्ट्री जो वॉल्यूम था 2022 में वो आप 2 लाख क्रॉस कर गए थे। आपने इमीडिएटली 2023 जून में देखा वो 1 लाख पे आ गया। इस साल आपको तो ये 1 लाख का वॉल्यूम भी अचीव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ी बुनियादी वजह है कि वॉल्यूम जिस तरह से ड्रास्टिकली गिरा है पिछले 2.5 सालों में, उसका बुनियादी वजह आपकी जाहिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिकल चैलेंजेस आपके सामने फेस थे, जो अभी भी हम दुश्वार हैं, अभी भी इकोनॉमी हमारी बेहतर नहीं है और ये चैलेंजेस इंडस्ट्री फेस कर रही है। सही। और मशहूद साहब, ये अभी ज़ाहिर है कि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, क्या ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में कुछ कंपनीज़ की हद तक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में भी तब्दील हो सकती है? क्या कंपटीशन की वजह से इन कीमतों में मुस्तकिल बुनियादों पर कमी की तवक्को हम रखें, या फिर अब बस कीमतें बढ़ गई तो आगे ही जाएंगी, वो उनमें कमी तो मुमकिन नहीं है? जी मशहूद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
मशहूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑटो एक्सपर्ट हैं, और बता रहे हैं कि ये एक स्ट्रेटजी के तहत इस वक्त जो कुछ कंपनीज़ ने अपने कुछ मॉडल्स की कीमतों में कमी की है और उसकी वजह यह है कि इनकी सेल को बढ़ाया जा सके, लेकिन इससे भी एक एंड कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि दरमियान में जो इन्वेस्टर मौजूद है वो इससे खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाने में कामयाब हो रहा है। पिछले 2 से 2.5 साल का अरसा ऐसा गुजरा ऑटो इंडस्ट्री के लिए जो कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा। इसमें जो गाड़ियों की कीमतें थीं वो बढ़ी और इसकी वजह से उनकी फ़रोख्त में कमी वाक़ई हुई। मशहूद साहब हमारे साथ मौजूद है। मशहूद साहब, ये जो इस वक्त शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, क्या आने वाले दिनों में कंपटीशन की वजह से क्या ये लॉन्ग टर्म में तब्दील हो सकती है? जो कीमतें बढ़ी हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर नीचे आ सकती हैं या फिर अब ये आगे की तरफ जाएंगी? बस नहीं, ये मैंने कहा कि देखिए गवर्नमेंट अभी नहीं आई है और वो अपना पहला बजट अनाउंस करने वाली है। अगर गवर्नमेंट सिंसियर है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो राग़िब होगी तो इसका तसलसल आप जरूर देखेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि ये साल 2024 भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा साल नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी की जो हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ओईएम और गवर्नमेंट बैठ के ये फाइनलाइज करे कितने प्रोडक्ट्स को हम लोकलाइज करेंगे इस साल और अगले साल, उसके अगले साल, 5 साल का प्लान करें और उसके हिसाब से इंसेंटिव दिया जाए। गवर्नमेंट अपने टैक्स को किस तरह से रिड्यूस करेगी तो ये बेनिफिट होगा कि एंड कंज्यूमर को फायदा हो। हम मुल्क में अभी हम ये देख रहे हैं पिछले 1 साल के दौरान यार हर प्रोविंस अपने प्रोविंस के हिसाब से बसें इंपोर्ट कर लेता है, जबकि पाकिस्तान में बस और ट्रक के प्लांट मौजूद हैं। हम उनको क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप ट्रक एंड बसेस हम आपसे खरीदें? हम इंपोर्ट पे जा रहे हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, हम रोजगार नहीं मुहैया कर पा रहे। तो इसलिए मैंने कहा है कि सिंसियरिटी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, एक कमिटमेंट चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अनाउंस करती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहती है जिसका एडवांटेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगा। लोकलाइजेशन की सूरत में प्रोडक्ट की प्राइसेस के कम डाउन होने पे दूसरा मशहूद साहब, ये लोकलाइजेशन का मतलब आपका मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाए और जो पार्ट्स वगैरह वहाँ से मंगवाकर जो अभी असेंबलिंग की जा रही है उसकी रेंज को थोड़ा बढ़ाया जाए, ये मायने आप इस वक्त बता रहे हैं? जी बेशक, लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट, वो पार्ट पाकिस्तान में लोकलाइज किए जाए। आपके पास फॉरेन रिजर्व है ही नहीं और आप इंपोर्ट पे इंपोर्ट किए चले जा रहे हैं। हम 1 बिलियन लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं और आप इंपोर्ट पे 1 बिलियन का बिल पे कर देते हैं। तो मशहूद साहब, अभी जो 2-3 पाकिस्तानी ब्रांड्स जो गाड़ियों के हैं, जो 2-3 मशहूर हैं, उनको अगर आप देखें तो उन पर ट्रस्ट नहीं है एक एंड कंज्यूमर का, कोई एक आम शख्स उसको लेने को तैयार नहीं है। लोग भी तो इस वक्त इंपोर्टेड गाड़ियों को या बड़े ब्रांड्स को ही तरजीह देते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं है। पाकिस्तान में कंज्यूमर अवेयरनेस हुई और पाकिस्तान में इस वक्त 8 से 10 जो बड़े ओईएम्स मौजूद हैं, उनके कई मौजूद है और लोगों ने बड़ा रिस्पांस दिया है। और हर ओईएम्स को बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद है, चाइनीज भी, कोरियंस भी और जापानीज भी। तो लोगों ने तो बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था जब उनके पास परचेसिंग पावर थी। आज आपके पास परचेसिंग पावर नहीं है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम गिर गया, इन्फ्लेशन आपका हाई लेवल पर गया हुआ है, इंटरेस्ट रेट आपका हाई लेवल पे गया हुआ है, बैंकिंग फाइनेंसिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो ये वो बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर परेशान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मशहूद अली खान साहब, ऑटो एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत से तवक्को के बजट में हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि पाकिस्तान में भी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग का जो पैमाना है उसको वसी किया जा सके, ताकि गाड़ियों की कीमतें भी कम हों और पाकिस्तान में जॉब्स भी क्रिएट हों। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।